हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अप्लाइड साइंस स्टडी पॉइंट में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं अप्लाइड फिजिक्स सेकेंड। हम आज स्टार्ट कर रहे हैं इसमें नया चैप्टर 5, स्थिर चुंबकत्व व विद्युत चुंबकत्व, मैग्नेटोस्टैटिक एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की स्टडी, आज का चैप्टर का नाम क्या है आपका? स्थिर चुंबकत्व व विद्युत चुंबकत्व। तो इसके पहले हमने वैद्युत का चैप्टर पढ़ा, करंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक। ओके, तो सबसे पहले आप जानते हैं, समझते हैं यहाँ पे कि चुंबक क्या होता है। व्हाट इज द मैग्नेट? चुंबक क्या है? चुंबक की खोज कहाँ से हुई? कैसे मिला हमें चुंबक? या इसका नाम मैग्नेट क्यों पड़ा? मैग्नेट क्यों कहते हैं इसको? तो आइए देखते हैं इसके बारे में कुछ रोचक तथ्य। एशिया माइनर में एक स्थान है मैग्नीशिया। क्या है? एशिया माइनर में एक स्थान है मैग्नीशिया, जो इस समय पश्चिमी टर्की, जिसको हम तुर्की कहते हैं, तुर्की का भाग है। इस समय इसका नाम मनीषा है। उस स्थान का नाम क्या है? मनीषा पर। यहाँ पर कई हजार सालों पहले काली चट्टानें पाई गईं, और इन चट्टानों के अंदर एक विशेष गुण था कि ये लोहे के टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित कर सकती थी। इसी को चुंबक कहा गया। ठीक है ना? जो ये चट्टानें थी, ये लोहे के ऑक्साइड या फेरस ऑक्साइड कहते हैं, जिसको Fe3O4, यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोगों को, Fe3O4 के रूप में पाई गई। अयस्क थी, या कह सकते हैं लोहे के ऑक्साइड के अयस्क थे। इसी को चुंबक कहा गया। तो मैग्नीशिया नामक स्थान पर पाए जाने के कारण इसको मैग्नेटाइट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट भी कहा जाता है। और इसी से उत्पत्ति होती है मैग्नेटिक की शब्द की, या मैग्नेट की। ओके, चलिए, दैट मीन्स जिसको हम हिंदी में चुंबक कहते हैं, या चुंबकत्व कहते हैं, या चुंबकीय कहते हैं, उसकी उत्पत्ति मैग्नीशिया नामक स्थान के कारण होती है, क्योंकि इसकी खोज कहाँ पे हुई? सबसे पहले मैग्नीशिया नामक स्थान पर हुई। चलिए, अब जानते हैं चुंबक होता क्या है। जो वहाँ पे काली चट्टानें पाई गई, उनमें कौन सा गुण था? तो चुंबक वो पदार्थ था, वो चट्टानें थी वो, जो लोहे के टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित कर सकती थी। ठीक है? अगर इसको स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया जाए तो ये सदैव एक निश्चित दिशा में ठहरता है। निश्चित दिशा में ठहरने का मतलब एक निश्चित दिशा में रुकता है, उत्तर और दक्षिण में। ठीक, ये इसकी विशेषता है। कितने प्रकार का होता है? प्राकृतिक चुंबक एक, दूसरा कृत्रिम चुंबक। दैट मीन्स कुल मिला के कितने प्रकार का होता है? बेसिक प्रमुख रूप से दो प्रकार का, पहला प्राकृतिक चुंबक, दूसरा कृत्रिम चुंबक। प्राकृतिक चुंबक क्या होता है? वो चुंबक जो प्रकृति में पाया जाता है, जो लोहे के टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता रखता है, प्राकृतिक चुंबक कहलाता है, जिसमें लोहे के ऑक्साइड हैं Fe3O4, कई सारे मटेरियल्स इसमें आ जाएंगे। दूसरा क्या होता है? कृत्रिम चुंबक। अब कृत्रिम चुंबक क्या है? कृत्रिम चुंबक वो है जो मानव निर्मित है, हम बनाते हैं उसको। क्यों बनाते हैं? क्वेश्चन उठना चाहिए यहाँ पे कि जब प्राकृतिक चुंबक हमारे पास था, हमको प्रकृति से चुंबक मिल रहा है, तो हम कृत्रिम चुंबक क्यों बनाते हैं? तो इसका आंसर होगा कि जो प्राकृतिक चुंबक था, इसकी जो सामर्थ्य थी, चुंबकत्व का गुण था, वो बहुत ही कम था। या यूं कह सकते हैं कि इनकी जो शेप एंड साइज थी वो काफ़ी ओल्ड थी, कुछ विचित्र आकार के थे। इसीलिए उचित आकार प्राप्त करने के लिए, उचित आकृति तथा आकार के जो आकृति हमें चाहिए, उस आकृति का बनाने के लिए हम लोहे के टुकड़ों को प्राकृतिक चुंबक से रगड़कर, या इन टुकड़ों के ऊपर वैद्युत रोधी तार लपेटकर, या उस तार में वैद्युत धारा प्रवाहित करके इन चुंबकों का निर्माण करते हैं। चुंबकों को बनाने की कई सारी प्रक्रियाएं होती हैं। ठीक है? एक बार स्पर्श करा के सिंगल टच विधि होती है, डबल टच विधि होती है,
उनके ऊपर तार लपेट कर सकते हैं, उनमें वैद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है। तो इस प्रकार से कई सारी विधियों से हम कृत्रिम चुंबक बना सकते हैं। कृत्रिम चुंबक से लाभ क्या है कि हम जो आकृति चाहते हैं उस आकृति के लोहे के टुकड़े को चुंबक बना लेते हैं, लोहे के टुकड़े या अन्य किसी पदार्थ के जो चुंबकीय पदार्थ हैं। ठीक है ना। हाँ, एक चीज और यहाँ पे क्लियर कर लेंगे कि किन पदार्थों को चुंबक बनाया जा सकता है। ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, किन पदार्थों को कृत्रिम चुंबक बनाया जा सकता है। तो हम बताएंगे चुंबकीय पदार्थों को। अब चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं और अचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं। तो चुंबकत्व के आधार पर चुंबकीय पदार्थ या पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 चुंबकीय पदार्थ, नंबर 2 अचुंबकीय पदार्थ। ओके, चुंबकीय पदार्थ क्या होता है, वह पदार्थ जिनको चुंबक अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित कर सकता है। दूसरे वे पदार्थ जिन पे चुंबक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वे होते हैं अचुंबकीय पदार्थ। ठीक है, तो हम कृत्रिम चुंबक उनसे बनाते हैं चुंबकीय पदार्थों से। अब कृत्रिम चुंबक भी दो प्रकार का होता है, अस्थायी चुंबक जिसको हम कहते हैं परमानेंट मैग्नेट, अस्थायी चुंबक टेम्पोररी और इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, अस्थायी चुंबक किसे कहते हैं ये आगे डिस्कस करेंगे, बस इतना जान लेते हैं कि अस्थायी चुंबक वो चुंबक होता है जिसमें चुंबकत्व का गुण अधिक समय तक बना रहे और आसानी से ना समाप्त हो। अस्थायी चुंबक क्या होता है कि ये बहुत ही जल्दी चुंबकित हो जाए, ये पदार्थ बहुत ही आसानी से इसमें चुंबक का गुण आ जाए और चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने पर इसमें आसानी से चुंबकीय क्षेत्र समाप्त भी हो जाए, कुछ समय के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब चुंबक के में क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं ये देखते हैं। कुछ चीजें हमने वैद्युत वाले चैप्टर में पढ़ी हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक में। जैसे हमने वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा था आवेश, आवेश के बाद धारा और आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र। तो यहाँ पे ऐसे ही हमने पढ़ा चुंबक। अब चुंबक के कारण क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र, क्योंकि चुंबक कुछ पदार्थों के ऊपर बल लगा सकता है। तो पहली चीज यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। तो किसी भी चुंबक के आसपास का वो क्षेत्र जिसमें कोई अन्य चुंबकीय पदार्थ या चुंबक किसी बल का अनुभव कर सकता है, वो आकर्षण बल हो या प्रतिकर्षण बल हो, उसे क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र। ठीक, अभी इसको आगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम चुंबकीय क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी कहते हैं, जिसे हम कैपिटल बी से प्रदर्शित करेंगे, कैपिटल बी, वी फॉर बॉल से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ओके, चलिए यहाँ पे देखते हैं चुंबक के गुणधर्म। चुंबक के गुणधर्म दैट मीन्स प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। सबसे पहली प्रॉपर्टी आकर्षण का गुण तथा ध्रुव, अट्रैक्शन प्रॉपर्टी होती है और पोल्स होते हैं। तो अट्रैक्शन प्रॉपर्टी कैसे होती है इसमें कि चुंबक जो है लोहे के टुकड़ों को आकर्षित करने की क्षमता रखता है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। लेकिन कैसे रखता है, अब जो भी चुंबक होता है उसके दो सिरे होंगे। ठीक है, तो ये जो अट्रैक्शन पावर होती है, आकर्षित करने की क्षमता होती है, ये सिरों पर सबसे ज़्यादा होती है। प्रैक्टिकली हम इसको देख भी सकते हैं, किसी चुंबक को लोहे के छर्रों के पास या छीलन के छोटे छोटे टुकड़े हों उसके पास ले जाएंगे तो सबसे ज़्यादा टुकड़े उसके सिरे पर जाके चिपक जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि सिरों पर अट्रैक्शन पावर, आकर्षण करने की क्षमता सबसे ज़्यादा होती है और बीच वाले भाग में कम होती है या न्यूनतम होती है। तो जो सिरे हैं जहाँ पे अट्रैक्शन पावर बहुत ज़्यादा है उसे क्या कहा जाता है, पोल, ध्रुव। तो कितने सिरे होते हैं चुंबक में, कम से कम दो सिरे। तो एक को कहते हैं उत्तरी ध्रुव और दूसरे को कहते हैं दक्षिणी ध्रुव। ठीक है ना, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इसे कहते हैं ध्रुव। ध्रुव क्या होता है, चुंबक के सिरे जहाँ पे अट्रैक्शन पावर सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है ना। अब उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव कैसे कहेंगे, ये वाला उत्तरी ध्रुव है, ये वाला दक्षिणी ध्रुव है, कैसे जानेंगे। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिकली देख सकते हैं इसको कि जब किसी चुंबक को, दंड चुंबक का मतलब डंडे की आकार का बना दिया जाए, पतला सा लंबा डंडे का आकार का हो। दंड चुंबक को जब धागे की सहायता से, धागे से उसको बीच में बांध दे, जैसे हमारा पेन है उसको बीच में बांध के लटका दिया जाए स्वतंत्रता पूर्वक,
तो वो घूमते हुए किस दिशा में जाके रुक जाएगा? उत्तर और दक्षिण दिशा में, अगर वहां पे कोई दूसरा चुंबक उपस्थित ना हो। ठीक है, तो जब जो चुंबक का जो सिरा उत्तर दिशा में होगा उसे उत्तरी ध्रुव कहेंगे, और जो सिरा दक्षिण में होगा उसे क्या कहेंगे? दक्षिणी ध्रुव कहेंगे। ठीक है, दूसरा और क्या होता है इसमें? जो चुंबक के समान ध्रुव होते हैं, मतलब दक्षिण ध्रुव, अब दो चुंबक ले लें, दोनों के दक्षिणी ध्रुव को एक साथ ले आए, साउथ पोल्स को पास ले आए। जैसे ही पास लाएंगे उन दोनों के बीच क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। मतलब समान ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण होगा, वो एक दूसरे को पास नहीं आने देंगे, दूर धकेलेंगे। ठीक है, और असमान ध्रुवों के बीच क्या होता है? आकर्षण होता है। अगर एक मैग्नेट का उत्तरी ध्रुव लाएं और दूसरे का दक्षिणी ध्रुव, दोनों को पास लाएं, तो दोनों बहुत तेजी से जाके एक दूसरे से चिपक जाएंगे, अट्रैक्ट कर लेंगे दोनों। तो हमने देखा होगा कि जब दो मैग्नेट हो उनको पास लाते हैं तो कभी कभी रिपल्सन होता है, प्रतिकर्षण होता है। तो किस कारण होता है? क्योंकि वो दोनों ध्रुव आमने सामने हो जाते हैं। ठीक है ना? हाँ, एक चीज और यहाँ पे जान लेंगे कि कभी भी एक अकेले ध्रुव का अस्तित्व प्रयोगात्मक रूप से संभव नहीं है। मतलब अगर किसी चुंबक को अब बीच से हम तोड़ना चाहते हैं, या किसी चुंबक को बीच से तोड़ना चाहते हैं, तो पहले तो उस चुंबक में कितने ध्रुव थे? दो ध्रुव। ठीक है ना? अगर ऐसे देख लें हम, ये हमारा कोई दंड चुंबक है, ये है N, ये है S। इसको यहां बीच से हम तो ब्रेक कर रहे हैं। अगर जैसे ही ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे अब ये ध्रुव अकेला हो गया, यहाँ पे ये ध्रुव अकेला हो गया, तो ये दोनों ध्रुव अकेले अस्तित्व में नहीं रह सकते। इसलिए जैसे ही यहाँ से ये ब्रेक होगा तो यहाँ पे S आ जाएगा। यहाँ पे कौन सा ध्रुव बन जाएगा? दक्षिणी ध्रुव, और यहाँ पे बन जाएगा उत्तरी ध्रुव। ये दोनों यहाँ से ब्रेक हो जाएंगे। अब दो अलग अलग चुंबक की तरह व्यवहार करने लगेंगे। ठीक है ना? और चुंबक के अंदर अब यहाँ पे एक सिरे पर है दक्षिणी ध्रुव, एक सिरे पर है उत्तरी ध्रुव। इन ध्रुवों को चुंबक के अंदर से अगर कोई रेखा मिलाती है तो उसको क्या कहते हैं? चुंबकीय अक्ष। अगर इसके बीच से इनको दोनों ध्रुवों को कोई रेखा मिला दे तो इस रेखा को क्या कहते हैं? चुंबकीय अक्ष। और इनके बीच की दूरी को या लंबाई को क्या कहते हैं? प्रभावकारी लंबाई या चुंबकीय लंबाई, चुंबक की लंबाई जिसको कहते हैं। ठीक है ना? अब कुछ चीजें देखते हैं। जैसे हमने पढ़ा था वहां पे वैद्युत बल रेखाएं, सेम ऐसे ही यहाँ पे होंगी चुंबकीय बल रेखाएं। चुंबकीय बल रेखाएं कहाँ से निकलती हैं? चुंबकीय बल रेखाएं हमेशा उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाती हैं। ठीक है ना? चुंबक के बाहर कहाँ चलेंगी? हमेशा उत्तरी ध्रुव से निकलेंगी और कहाँ जाएंगी? दक्षिणी ध्रुव की तरफ। ठीक है? जैसे वहां पे हमने पढ़ा था कि कोई भी वैद्युत बल रेखा एक दूसरे को काट नहीं सकती, सेम ऐसे ही यहाँ पे कोई भी चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को काट नहीं सकती हैं। वो सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे भी होती हैं, लचकदार होती हैं, डोरी की तरह होती हैं। ठीक है ना? स्ट्रेचेबल स्ट्रिंग की तरह बिहेव करती हैं। और एक नई चीज यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर चुंबकीय पदार्थ के अंदर भी या चुंबक के अंदर भी बल रेखाएं होती हैं। चुंबक के बाहर N से S की ओर जाती हैं, जबकि चुंबक के अंदर S से N की ओर आती हैं। ये चीज क्लियर रखेंगे। चुंबक के अंदर बल रेखाएं कहां से कहां जाती हैं? दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर जाती हैं। ठीक है ना? और जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं उनकी सघनता, मतलब कहीं पे कितनी पास पास है या कितनी दूर दूर है, उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब जहां तीव्रता ज्यादा होगी वहां ये रेखाएं सघन होंगी, पास पास होंगी। जहां तीव्रता कम होगी चुंबकीय क्षेत्र की, वहां पर ये रेखाएं दूर दूर होंगी। ठीक है ना? चलिए अब देखते हैं कि विद्युत के कारण, धारा के कारण कैसे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो एक चीज ये क्लियर कर लेंगे
कि जब कोई भी गतिशील आवेश विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न कर सकता है। कोई भी आवेश होगा जो गतिशील होगा, जैसे आवेश है हमारे पास Q कूलाम का, अगर वो गतिशील है, गति कर रहा है, तो गति करेगा तो धारा बहेगी, और नहीं भी गति करेगा तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न रहेगा उसके आसपास। अब जैसे ही वो गति करेगा तो चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है ना। चुंबकीय क्षेत्र के लिए कई सारे प्रयोग हुए, जिसमें सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे ओस्टेड, उसके बाद बायोसेवर्ट, लाप्लास, एम्पियर, कई सारे साइंटिस्टों ने इस पे अपने विचार प्रस्तुत किए। लेकिन सबसे पहले चुंबकीय क्षेत्र के लिए कौन से वैज्ञानिक अपनी अवधारणा प्रस्तुत करते हैं? ओस्टेड। ठीक है, आइए देखते हैं अगला टॉपिक। अब अगला टॉपिक क्या है? चुंबकीय क्षेत्र के कारण गतिमान आवेश पर बल। अब कहीं पे भी चुंबकीय क्षेत्र जानते ही हैं। अब चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है कि किसी भी चुंबक के आसपास का वो क्षेत्र जहां तक वो किसी चुंबक पर या किसी चुंबकीय पदार्थ पर बल लगा सकता है, उसे क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र। तो अब कोई चुंबकीय क्षेत्र है, उसमें कोई आवेश गति कर रहा है, तो उसके ऊपर कुछ बल लगता है। कितना बल लगता है वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण अगर किसी गतिशील आवेश पर बल लगता है तो उस बल को क्या कहते हैं? लॉरेंज बल। क्या कहा जाता है? लॉरेंज बल। तो लॉरेंज बल क्या होता है? जब कोई विद्युत आवेश एक चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण एक बल कार्य करता है। इस बल को क्या कहते हैं? लॉरेंज बल। फिर से देख लेते हैं कि जब कोई विद्युत आवेश एक चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, क्या होता है? कोई विद्युत आवेश होगा, वो किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करेगा तो उस पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण एक बल कार्य करेगा, और इसी बल को क्या कहते हैं? लॉरेंज बल कहते हैं। ठीक है ना। मान लेते हैं कि ये Q कूलाम का आवेश है। T सेकंड में Q कूलाम का आवेश T सेकंड में V मीटर प्रति सेकंड के वेग से किसी चालक में L मीटर की दूरी तय करता है। तो हम जानते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय से, यहाँ से समय निकाल सकते हैं। T इक्वल टू L/V। कितनी दूरी चल रहा था T सेकंड में? L मीटर। वेग कितना था? V मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ से हम धारा का मान भी निकाल सकते हैं। अब यहाँ से हम धारा निकालते हैं। धारा जानते हैं क्या होता है? आवेश प्रवाह की दर। तो I इक्वल टू Q/T। T की वैल्यू समीकरण 1 से यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। क्या आई है? L/V। T की वैल्यू क्या आई है? L/V। वो वैल्यू T की यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ये है T की वैल्यू। ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा? V ऊपर चला जाएगा, QV/L। तो इसको लिख सकते हैं I इंटू L इक्वल टू QV। अब देखते हैं, अब अगर इस चालक को चुंबकीय क्षेत्र B में रखा जाए। हाँ, ये चीज ध्यान रखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र को किससे प्रदर्शित करते हैं? B से, जिसको हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, उसको किससे प्रदर्शित करते हैं? B से। B क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र। इसका मात्रक होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। क्या होता है? वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, या इसको कह सकते हैं न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ठीक है। अब जब इसको चुंबकीय क्षेत्र में रख देते हैं तो चालक पर कितना बल लगता है ये देख लेते हैं। F इक्वल टू Q इंटू वेक्टर V क्रॉस V। V क्रॉस V, A क्रॉस V का मान क्या होता है? इसके साथ साइन थीटा जुड़ जाएगा, वेक्टर हट जाएगा, साइन थीटा आ गया। साइन थीटा क्या है? V और V के बीच बना कोण। तो F की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से? QVV साइन थीटा। QVB साइन थीटा। QV की जगह IL भी लिखा जा सकता है, क्योंकि यह समीकरण 3 में हम निकाल चुके हैं। ठीक है ना। अब ये बल कब अधिकतम होगा और कब न्यूनतम होगा ये देख लेते हैं। तो जो लॉरेंज बल लग रहा था, लॉरेंज बल का मान कितना आ गया? F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, या
बी एल साइन थीटा, ठीक है ना, ये है आई बी एल साइन थीटा। अब अगर थीटा का मान 90 अंश हो, थीटा का मान 90 अंश का मतलब क्या है, जो चालक की गति है और जो चुंबकीय क्षेत्र है वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, मतलब जो आवेश है वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति कर रहा है, गति की दिशा क्या है उससे लंबवत है, 90 अंश पर है, तो साइन 90 का मान 1, इसलिए F इक्वल टू क्यू भी बी। तो इस समय ये बल क्या होगा, अधिकतम, ठीक है ना। अब यदि थीटा की वैल्यू 0 हो, ये 0 है, यदि थीटा की वैल्यू क्या हो, 0 हो, अब थीटा 0 है तो साइन 0 का मान क्या होता है 0, तो ये 0, तो F की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो बल क्या आ गया हमारा 0, 0 का मतलब न्यूनतम, मतलब अगर आवेश वैद्युत क्षेत्र की दिशा में या उसके समांतर गति कर रहा है तो इसके क्या हो जाएगा, ये इस पर चुंबकीय क्षेत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है या इस पर बल अप्लाई नहीं हो रहा है, ठीक है ना। चलिए अब आइए निकालते हैं चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, तो किसी धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, जिस या इसको कह सकते हैं बायोसेवर्ट का नियम। बायोसेवर्ट का नियम पढ़ने से पहले एक चीज जान लेते हैं, यहाँ पे लिखा है धारावाही चालक, एक टर्म आता है धारावाही परिनलिका, क्या आता है धारावाही परिनलिका, सोलेनाइड, करंट कैरिंग सोलेनाइड। सोलेनाइड या धारावाही परिनलिका क्या होती है कि कोई कुचालक पदार्थ, वैद्युतरोधी पदार्थ हो, आपका लकड़ी है, कार्बन का ऐसा जिस वो क्या कह सकते हैं जिसमें वैद्युत धारा प्रवाहित ना होती हो, या कागज है या दफ्ती है मोटी सी, उसको मोड़ के उसके ऊपर पतले वैद्युतरोधी तार की एल्युमिनियम से या कॉपर से कोटिंग कर दी जाए, लपेट दिया जाए, कई जैसे हम बाइंडिंग करते हैं, लपेट दिया जाए और उसमें धारा प्रवाहित की जाए। तो ये जो धारावाही जो सिस्टम बन के तैयार हुआ हमारा, किसी नली के ऊपर जो वैद्युत रोधी है उसके ऊपर वायर लपेट दिए गए, फिर उसमें वैद्युत धारा प्रवाहित की गई, तो उसे क्या कहते हैं धारावाही परिनलिका, ठीक है। ये जो धारावाही परिनलिका होती है, जब इसमें हम जैसे ही करंट देते हैं, ये धारावाही परिनलिका जो है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, एक दंड चुंबक की तरह कार्य करने लगती है, ठीक है ना, एक दंड चुंबक की तरह कार्य करने लगती है, एक तरफ उत्तरी ध्रुव दूसरी तरफ दक्षिणी ध्रुव बन जाता है इसमें, ठीक है। और जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वो उसके ऊपर कितने लूप लगाए गए हैं, लूप का मतलब फेरे, कितने फेरे, जितनी ज्यादा बाइंडिंग होगी उतना ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। आइए देखते हैं धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र या बायोसेवर्ट का नियम। बायोसेवर्ट ने क्या बताया, अभी हमने आपको बताया था, यदि किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाए तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और चुंबकीय क्षेत्र के बारे में सबसे पहले 1819 में एक साइंटिस्ट थे, अभी बताया था मैंने आपको, ओरेस्टेड कह सकते हैं, OERSTED उनका नाम है, ये ने विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव होता है उस पर सबसे पहले अध्ययन किया था इन्होंने, सर्वप्रथम अध्ययन इन्होंने किया। उसके बाद जब देखा है जहाँ पे कहीं पे धारा प्रवाहित हो रही है किसी धारावाही परिनलिका में, चालक में, तो उसके पास जब ये चुंबकीय सुई लाई जाती है तो वो विक्षेपित हो जाती है। चुंबकीय सुई क्या करती है, वो बताती है हमें कि यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित है या नहीं, तो वहाँ पे चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती थी। तो इन्होंने बताया कि जहाँ पे भी धारा प्रवाहित होती है उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसके बाद अनेक वैज्ञानिक है, एम्पियर, लाप्लास, फैराडे, बायोसेवर्ट, इन सब ने अपने कई सारे प्रयोग किए और धारावाही चालक से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र प्राप्त किया। तो आइए देखते हैं अब कैसे बायोसेवर्ट ने धारावाही चालक से या धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र कैसे निकाला,
कैसे किया। इन्होंने क्या माना कि कोई धारावाही चालक है, छोटा सा उसका खंड है, ठीक ना, उसके किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता निकालनी थी, तो इन्होंने अपने प्रयोगों द्वारा ये पाया चालक खंड की जो लंबाई होती है चुंबकीय क्षेत्र उसके अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब अगर इसकी लंबाई L है, dl है, जो भी होगा इस चालक की लंबाई वो उसके अनुक्रमानुपाती होगा। जो धारा इसमें बह रही होगी चालक में उसके भी अनुक्रमानुपाती होगा। और जिस बिंदु पर तीव्रता निकालनी है उस बिंदु से जो चालक तार जो है उसकी दूरी, जो दूरी होगी, जैसे ये चालक तार है हमारा, आप देख रहे हैं चित्र में, ये है चालक तार, ठीक ना, हम यहाँ पे तीव्रता निकाल रहे हैं, ये बिंदु P बिंदु पे यहाँ पे तीव्रता निकाल रहे हैं, तो इसकी दूरी जो r है इसके वर्ग के भी व्युत्क्रमानुपाती होगा, मतलब 1/r², ठीक। और जो इनके बीच कोण बन रहा है इसकी ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब ज्या का मतलब होता है साइन थीटा, साइन के साथ। तो अब देख लेते हैं बायोसेवर्ट के अनुसार इन्होंने क्या बताया। यदि किसी चालक में एक अस्थायी धारा I प्रवाहित हो रही है, इसमें एक अस्थायी धारा समान करंट बह रही है I, और इसकी लंबाई क्या है, पूरी लंबाई हम L मान सकते हैं, पूरी लंबाई क्या मान सकते हैं L। इसका एक छोटा सा खंड है dl, उसी का छोटा सा पार्ट क्या है dl। अब इसी dl लंबाई के माध्यम, जहाँ पे dl लंबाई है उसी माध्यम में वहीं पर इससे कुछ दूरी पर एक बिंदु है P, जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमें निकालनी है, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, वो बिंदु है P। P से इस चालक तार की दूरी है स्मॉल r। तो इन्होंने क्या क्या बताया था कि जो धारा बह रही होगी उसके अनुक्रमानुपाती, चालक खंड की लंबाई कितनी ले रहे हैं हम, छोटा सा टुकड़ा ले रहे हैं dl, उसकी अनुक्रमानुपाती, जो इनके बीच कोण बन रहा है चालक तार और ये दूरी, अगर ये कोण बन रहा है थीटा, यहाँ पे देख रहे हैं आप, तो इस थीटा इसके साइन के साथ, तो साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती, और इनके बीच की दूरी कितनी है r, तो इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, तो dv प्रोपोर्शनल I dl साइन थीटा अपान r²। वेक्टर फॉर्म निकालेंगे इसका, तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे जिससे इसकी दिशा मिल जाए। यूनिट वेक्टर का कोई भी निकालते हैं तो बराबर होता है उसी का वेक्टर बटे उसी का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे वेक्टर आर हमने लिया है, वेक्टर आर, यहाँ पे यूनिट वेक्टर आर लेंगे तो जो फार्मूला था यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे यूनिट वेक्टर आर ले लेंगे। और इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है, अगर इसको ले लेंगे तो ये होगा वेक्टर आर बटे आर, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब देखते हैं इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट हुआ। जो यहाँ पे था आई dl, dl वेक्टर फॉर्म में आ गया, इसके साथ r मल्टीप्लाई हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हटाएंगे, साइन थीटा फिर आ जाएगा यहाँ पे, अपान r क्यूब, तो r² पहले से था, एक r और आ गया तो r³ हो गया, ठीक है ना। प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट इन्होंने निकाला μ0/4π, μ0/4π इन्होंने एक कांस्टेंट निकाल लिया। तो ये इक्वेशन क्या बन गया, आइडियल साइन थीटा अपान r², ठीक है ना। जहां μ0/4π का इन्होंने आंकिक मान जो बताया वो कितना था, 10⁻⁷ टेस्ला प्रति एम्पियर, ठीक है। यहाँ पे म्यू0 क्या है, म्यू0 क्या है, एक स्थिरांक है, नियतांक है, जिसे हम पारगम्यता कहते हैं। परमिबिलिटी क्या होती है ये आगे डिस्कस करेंगे, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसका समझ लें कि पारगम्यता क्या होता है। जैसे अगर हम किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी लोहे के टुकड़े को रखते हैं तो जो चुंबकीय बल रेखाएं होंगी वो लोहे के अंदर से भी होकर गुजरेंगी, जो पदार्थ है उसके अंदर से भी होकर गुजरेंगी। अब लोहे के स्थान पर कोई और टुकड़ा रखें तो उसके जो चुंबकीय पदार्थ हो उसके अंदर से भी होकर गुजरेंगी। लेकिन क्या सभी पदार्थों में ये एक समान रेखाएं जाती हैं? नहीं। अगर हम कहीं पे वायु में एक समान चुंबकीय क्षेत्र है तो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं। जो पदार्थ रखते हैं उसके अंदर से भी होकर जाती हैं। तो हम कभी कभी देखते हैं कि जो चुंबकीय पदार्थ होता है, कभी क्या ये हमेशा होता है, जो चुंबकीय पदार्थ होगा उसके अंदर से होकर जाने वाली
बल रेखाओं की संख्या वायु से होकर जाने वाली बल रेखाओं की संख्या से अधिक होती है, सघनता होती है पदार्थ के अंदर। तो कितनी बल रेखाएं जा रही हैं ये कौन बताता है? पारगम्यता, परमिबिलिटी। इसको आगे अभी और डिस्कस करेंगे जब हम पढ़ेंगे चुंबकीय पदार्थ के बारे में, ठीक है ना। अब यहाँ पे तो हमने चुंबकीय क्षेत्र के लिए फार्मूला बना लिया। चुंबकीय क्षेत्र के लिए का मात्रक क्या होता है? वेबर। इसका मात्रक होता है, मात्रक लिख लेंगे, यहाँ पे छूटा हुआ है नोट्स में, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। फार्मूला इसका होगा वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। अब यदि थीटा की वैल्यू 0 हो या 180 अंश हो, थीटा की वैल्यू क्या हो? 0 हो या 180 हो, तो डीवी क्या हो जाएगा? मतलब चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा वहां पे? 0, क्योंकि साइन 0 का मान 0 होगा, ठीक है ना। ये इस समय चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा? न्यूनतम हो जाएगा, ठीक। मतलब वो बिंदु इसी पर कहीं हो। दूसरा, अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो, मतलब जो चालक तार है उससे 90 अंश पर वो बिंदु, उसके खंड से 90 अंश पर वो बिंदु लिया जाए, ठीक है ना, तो उनके बीच जो कोण 90 अंश हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? अधिकतम हो जाएगी। यहाँ साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। अब ये देख लेते हैं कि बायो-सेवर्ट का नियम कहाँ पे अप्लाई होगा, या ये क्या बता रहा है। तो बायो-सेवर्ट का नियम किसी धारावाही चालक के लघुखंड, मतलब छोटे से टुकड़े द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण को व दिशा को व्यक्त करता है। हमने यहाँ पे वेक्टर फॉर्म नहीं निकाला, ये सिर्फ परिमाण को बता रहा है। वेक्टर फॉर्म निकाल लेंगे इसका, तो ये दिशा को भी व्यक्त करेगा। इसे वहाँ प्रयोग करते हैं जहाँ धारा वितरण एक समान हो। ये जरूर ध्यान रखेंगे कि बायो-सेवर्ट का नियम कहाँ पे अप्लाई होगा। बायो-सेवर्ट का नियम वहाँ अप्लाई होगा जहाँ किस चालक में धारा प्रवाह एक समान हो, डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्टिन्यूअस हो, सतत हो। अगर सतत नहीं है, असमान धारा प्रवाहित होती है, कभी घट रही है कभी बढ़ रही है, तो बायो-सेवर्ट का नियम वहाँ पर अप्लाई नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो बायो-सेवर्ट का नियम अगर वहाँ अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ पे एक दूसरा नियम अप्लाई करते हैं, एम्पियर का नियम। कौन सा नियम अप्लाई करेंगे? एम्पियर का नियम। एम्पियर का नियम अब कहाँ अप्लाई करेंगे और बायो-सेवर्ट का नियम कहाँ अप्लाई करेंगे, दोनों समझ लें। बायो-सेवर्ट का नियम वहाँ अप्लाई किया जाएगा जहाँ चालक में समान धारा बह रही होगी, ठीक है ना। वहाँ पे बायो-सेवर्ट के नियम से हम वैद्युत क्षेत्र का मान निकालेंगे, उसकी दिशा निकालेंगे। लेकिन जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र का मान वैद्युत धारा समान नहीं है, असमान है, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं? एम्पियर का नियम अप्लाई कर देते हैं। इस एम्पियर के नियम से हम चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करते हैं। तो आइए देखते हैं एम्पियर का नियम। एम्पियर ने क्या बताया कि निर्वात में या वायु में किसी भी बंद पथ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन मतलब इंटीग्रेशन ऑफ किसका? चुंबकीय क्षेत्र का। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? बी। बंद पथ का करना है तो कोई पथ है, कोई भी वो हो, बना देते हैं ऐसे ही। बंद पथ हो, घिरा हुआ है ये, ठीक है ना, घिरा हुआ पथ। तो बंद पथ है ये, बंद पथ का पूरी लंबाई इसकी मान लीजिए dl है। तो b और dl के गुणनफल को सीधे हम इंटीग्रेट कर दें तो रेखीय समाकलन उसका कितना हो जाएगा? निर्वात की चुंबकशीलता म्यू नॉट, निर्वात की चुंबकशीलता क्या है? म्यू नॉट, वह उस पथ से गुजरने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। मैथमेटिकली इसको लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर v डॉट dl इक्वल टू म्यू जीरो समेसन आई, मतलब जितनी भी धाराएं होंगी उसमें पथ के अंदर उन सभी का बीजगणितीय योग, ठीक है। आइए इसको प्रूव करते हैं। कोई बंद पथ है ये, इसके अंदर से होकर एक चालक तार गुजरता है जिसमें कितनी धारा प्रवाहित हो रही है? आई धारा प्रवाहित होती है, ठीक है ना। इससे स्मॉल आर दूरी पर एक जो पथ है बंद पथ, उसका एक छोटा सा खंड है dl। ये यहाँ से यहाँ तक की ये दूरी क्या है? dl। यहाँ पर जो मान लेते हैं कि यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र है वो है b, जो कहाँ पे है? ऊपर की दिशा में है, dl की दिशा में ही है, ठीक है ना।
इस चालक में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है? इस समय I धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तो हम जानते हैं फार्मूला, किसी सीधे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, ये B का मान हम वहाँ से निकाल सकते हैं। तो B की वैल्यू क्या होती है? म्यू 0/4 पाई 2I/R। क्या होता है? 2I/R। ठीक है ना, 2I/R, या इसको D कह सकते हैं, वहाँ पे हमने फार्मूला यहाँ पे D लिख दिया है, ये इस दूरी को D भी माना जा सकता है। ठीक है ना, चलिए, तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम कि जो छोटा सा खंड लिया हमने DL और B दोनों एक ही दिशा में हैं। जब दोनों एक ही दिशा में हैं तो B डॉट DL क्या हो जाएगा? यहाँ पे इनके बीच कोण कितना बन रहा है? एक ही दिशा में है तो कोण 0 अंश हो गया और cos 0 का मान 1, इसलिए ये इक्वेशन V डॉट DL, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है? V DL cos थीटा, और cos थीटा की वैल्यू 1, इसलिए ये हो जाएगा V DL। अब B डॉट वेक्टर DL की जगह हमें क्या मिल गया? V DL। इसको ऊपर वाले इक्वेशन में रख देते हैं, जो यहाँ पे हमें इसको मिलना है, इसको इंटीग्रेट करना है, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो वेक्टर V डॉट DL का इंटीग्रेशन करते हैं तो B की वैल्यू क्या आई है? B की वैल्यू हमने निकाल रखी है यहाँ पे म्यू 0/4 पाई 2I/R। ठीक है ना, इसके साथ खंड कितना है? DL। इस पूरे को हमने इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट करते हैं, यहाँ पे 4 पाई है, यहाँ पे 2I है, 2 से 4 को कैंसिल कर देते हैं, यहाँ पे क्या आ जाता है? 2। ठीक, म्यू कांस्टेंट है, I कांस्टेंट है इस समय, 2πr दूरी भी कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट ही है। इसको बाहर निकाल लेते हैं, बचा कौन सा टर्म? DL, क्योंकि ये पूरे पथ की लंबाई नहीं है, एक छोटा सा खंड है। इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, लिमिट भी ले सकते हैं पूरी इसकी। तो पूरे पथ का समाकलन अगर करते हैं तो ये पथ अगर गोलाकार है तो किसी भी गोले की परिधि क्या होती है? 2πr। क्या होती है? 2πr। तो DL का जब समाकलन करेंगे तो इसका समाकलन क्या आ जाएगा? 2πr। 2πr से 2πr कैंसिल आउट हो जाता है और मिला क्या हमें? म्यू नॉट I, जो हमें निकालना था। यहाँ पे देखें, म्यू नॉट I, ये हमें निकालना था, या समेशन I, क्योंकि यहाँ से एक ही चालक तार जा रहा है, कुल कितनी धारा प्रवाहित हो रही है? I धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। हाँ, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे निकालेंगे? इसके लिए कुछ नियम दिए हुए हैं, दो वेक्टरों के गुणन के दक्षिण हस्त नियम द्वारा। यहाँ पे देख लें, यह है बल की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और कण के वेग की दिशा, इस प्रकार से निकाल सकते हैं। ये वेक्टर में आप लोगों को बहुत पहले बता चुका हूँ। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या होता है कि बाएं हाथ के हम 3 उंगलियों को, अंगूठे को, तर्जनी उंगली को और मध्यमा को, ठीक है ना, इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हो जाएं। कैसे हो? तीनों एक दूसरे के लंबवत, इस प्रकार से देख लें। एक सामने की ओर तर्जनी उंगली, जैसे हम किसी को दिखाते हैं ऐसे करेंगे, दूसरा दूसरी ओर मोड़ देंगे, अंगूठे को सीधा ऊपर कर देंगे। तो जो अंगूठा होगा वो क्या बताएगा? बल की दिशा बताएगा। तर्जनी उंगली जो पहली उंगली है हमारी, ये क्या बताएगी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। और जो मध्यमा उंगली है, मिडिल फिंगर है, ये क्या बताएगी? धारा की दिशा। ठीक है ना। दाएं हाथ की हथेली का नियम क्या होता है? हम हथेलियों को अगर इस प्रकार खोल देते हैं, ऐसे अगर ऐसे खोल दें तो ये दिशा किसकी होगी? जो हथेली के तल के लंबवत आ रही है, ये बल की दिशा है। उंगलियां जिस दिशा में जा रही होंगी वो चुंबकीय क्षेत्र है, और जो अंगूठा होगा वो धारा की दिशा में। तो हम कहीं भी ऐसे लगा सकते हैं, जिस दिशा में धारा जा रही हो उस दिशा में अंगूठे को कर दें, बाकी और जो भी दिशाएं बच रही होंगी चुंबकीय क्षेत्र की, बल की, वो दिशा हमें आप आसानी से मिल सकती है। ठीक है ना। इसी प्रकार ऊपर वाले में भी, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में भी करेंगे। हमें धारा की दिशा पता हो या चुंबकीय क्षेत्र की या बल की किसी एक की दिशा पता होगी तो उस दिशा में उस उंगली को रख सकते हैं ऐसे। अगर हमें आई की दिशा पता है, आई इस दिशा में आ रहा है तो आई को ऐसे रख लेंगे, इस दिशा में जा रहा है तो ऐसे रख लेंगे। जहाँ पे होगा उसके हिसाब से हम दूसरी दिशा को कैलकुलेट कर सकते हैं, बता सकते हैं। दाएं हाथ की 3 उंगलियों का नियम इसमें भी सेम ऐसे ही है। ठीक है ना। अंगूठा चालक की गति बताता है, फर्स्ट फिंगर चुंबकीय क्षेत्र बताता है, और मिडिल फिंगर क्या बताता है? प्रेरित धारा। अब प्रेरित धारा क्या होती है इसको आगे देखेंगे कल।
ठीक है ना, अगले लेक्चर में। तो आज के लिए बस इतना ही। एक चीज़ और ध्यान देंगे, जिन बच्चों को नोट्स बनाने में समस्या है, नोट्स नहीं बना पा रहे हैं या इससे नहीं देख पा रहे हैं, क्लियरिटी नहीं है थोड़ा सा, तो वो लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इसके PDF नोट्स का लिंक आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक आप लोग पढ़ाई करिए।